अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ ज़शान बशीर। नाज़रीन, सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल की। फ़लस्तीन के महसूर इलाकों में इसराइल की वहशियाना बमबारी छठे रोज़ भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद होने से मजमूई तादाद 1200 तक जा पहुंची, जबकि 6000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3,38,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। गज़ा पर इसराइली बर्बरी जारी है, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के 9 मुलाज़मीन भी हलाक हुए। दूसरी जानिब हमास के जांबाजों के हमलों में 180 फौजियों समेत 1300 इसराइली हलाक हो चुके हैं। दुनिया भर से इसराइली जारहियत की मजम्मत की जा रही है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और नजम साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त जो सूरत हाल है गज़ा में, फ़लस्तीन में नाकाबंदी कर दी गई गज़ा की, और वहाँ पर अब ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं उनकी किल्लत भी पैदा होने लग गई है। दूसरी जानिब अमेरिका मुसलसल बैक कर रहा है इसराइल को, और दूसरा जंगी बहरी बेड़ा भेजने की भी बात की जा रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। जितना कंडेम कर सकते हैं मैं समझता हूँ उतना कम है। इसराइल की ये जो जारियत है, बरियत है, जिस तरह वो इंसेंडरी ऑफ फास्फोरस केमिकल बॉम्ब फेंक रहे हैं अपना गजा के ऊपर, तो पूरा देखें ब्लॉकेड कर दिया। पानी भी बंद, बिजली भी बंद, गैस भी बंद, फूड सप्लाई भी बंद, और एक किस्म का बिल्कुल उनके लिए ये कहेंगे करबला बना दिया उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि OIC वो बिल्कुल उनका कोई इफेक्टिवनेस नजर नहीं आ रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशन रिलीफ एजेंसीज वो बिल्कुल बेबस रखती हैं, और मुस्लिम ममालिक कह तो रहे हैं कि सीज फायर करें। बिल्कुल पाकिस्तान ने भी बड़ा कंडेम किया, पाकिस्तान भी कह रहा है सीज फायर होनी चाहिए, लेकिन भाई बात यह है कि कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोलना चाहिए जिसमें कोई रिलीफ सप्लाई जो है वो गजा तक जाए लोगों के लिए। वहाँ अद्वियात जो है वो भी खत्म हो गए हैं, और उनके हॉस्पिटल कह रहे थे हमारे पास जब फ्यूल ही नहीं है तो हमारे इक्विपमेंट जो है हॉस्पिटल जो वो कैसे चल सकते हैं। उन्होंने कहा तो टोटल कोलैप्स है। सो एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है जो इस वक्त वहां पर चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वेस्ट को ये हमेशा याद रखा जाएगा कि उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, बड़े नेगेटिव रोल अदा किया इस बर्बरियत को सपोर्ट करने में। और 2 जंगी बेड़े अमेरिकन भेज तो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शर्म आनी चाहिए। अक़वामी आलम के किरदार की जो आप बात कर रहे हैं, इसी पर मैं चाहूँगा नजम साकिब साहब का भी इस बारे में टेक लें। नजम साकिब साहब, अरब लीग का इजलास होता है और उसमें भी मजम्मत की जाती है, करारदाद मंजूर कर ली जाती है। अक़वामी मुत्तहिदा का एक बंद कमरा इजलास हुआ जिसका कोई एलामिया, कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ सका। दोबारा से बुलाया गया है सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। OIC का इस सिलसिले में जो है बिल्कुल खामोशी है, वो भी उस प्लेटफॉर्म से कुछ नहीं किया जा रहा है। आप क्या देखते हैं किरदार इन तमाम तर तंजीमों का, अक़वाम आलम का? देखिए, एक चीज होती है विशफुल थिंकिंग, हमारा दिल क्या चाहता है। हमारा दिल चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो और उसमें जो P5 के मेंबर्स हैं, पांचों के पांचों, जिसमें कि अमेरिका बहादुर भी हैं और UK भी है, वो ये कहें जी कि इजराइल बंद करे और उसके बाद इजराइल पे सैंक्शंस लगाई जाए। उधर से जो है जनरल असेंबली का इजलास हमारा दिल चाहता है कि हो, और अक़वाम आलम पूरे के पूरे ये कहें कि जी ये तो बहुत ज्यादती हो गई है, जो कि असल में हो रही है। फिर OIC से हमारी तवक्को है। बाबा OIC तो बनी ही थी, यानी ये जो फलस्तीन का मसला है इसकी वजह से OIC का यानी हुई थी तश्कील। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल खामोशी है उधर से, और ज्यादा से ज्यादा ये होगा एक हंगामी इजलास करके तो वो कहेंगे जी कि ये कागज है, इसको जरा अखबारों में दे दीजिए, अल जजीरा में आ जाए कि जी OIC ने इजराइल को कंडेम किया है। इस सूरत हाल में तो शायद कंडेमनेशन तो उसको जरा थोड़ा ग्राउंड रियलिटी, जब यानी अरब सारे एक तरफ होते थे और यानी इजराइल एक तरफ होता था। इस वक्त जो जंग है वो अरब की जंग नहीं है इजराइल के साथ, वो अरब ममालिक की, मुसलमान ममालिक की जंग नहीं है, वो हमास की जंग है जो कि इजराइल के साथ हो रही है। अब हमास के बारे में देख लीजिए, ईरान आपको नजर आएगा, उसके साथ कतर नजर आएगा, आपको उसके साथ लेबनान नजर आएगा, आपको यानी किसी हद तक सीरिया नजर आएगा। बाकी मुस्लिम ममालिक जो 56 ममालिक हैं उनमें उनके अपने अपने आइडियाज हैं। वेस्ट में तो वो तो कहता है जी हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो मैं इस वक्त पॉइंट बता रहा हूं आपको ये है कि हमारी विशफुल थिंकिंग जो है कि अल्लाह करे ऐसा हो,
اس کو جب ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایسا ممکن اس وقت نہیں ہے. یقین کیجئے اس وقت جتنی کہ ہیومن رائٹس ڈیکلریشن ہیں، جتنا انہوں نے کیا ہوا یونائٹڈ نیشنز میں کہ جی انسانی حقوق کی، اور یار انسانی حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں، ادھر انسان ہی نہیں ہے، ادھر انسانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ادھر انسان، اور اتنا وہ ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقہ ہے، جی اس میں جگہ تھوڑی ہے. 2.3 ملین فلسطینی اس وقت، وہ پہلے بھی محصور تھے. اب وہ جو سیج جس کو بولتے ہیں، وہ حکم ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ مکمل کر دی جائے، ٹوٹل کر دی جائے. کھانے کو نہیں مل رہا، پانی نہیں ہے وہاں پہ، اس میں ہسپتال جو ہیں وہ اوور فلڈڈ، اوور لوڈڈ ہو چکے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ فضا میں صرف دھواں ہے اور خون ہے. اب اس صورت میں یونائٹڈ نیشنز یا جو جنیوا میں آپ کی ہیومن رائٹس کی کونسل ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہاں پہ ہیں وہ، اور وہ باوجود چپ ہیں. ان کا اس وقت انٹرسٹ یہ ہے کہ اسرائیل کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا جائے، اور اس کا ایک دفعہ سے یعنی آر یا پار فلسطینیوں کا کر دیا جائے. لہذا میری گزارش ہوگی آپ سے بھی اور تمام پاکستانیوں سے کہ صرف دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آئے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن سے، OIC سے یا کسی ہیومن رائٹس کونسل سے مدد آنے کی ان سے کسی بھی قسم کی کوئی توقع فی الحال نہیں رکھی جا سکتی ہے. برگیڈیئر صاحب، ابھی بات ہوئی، نجم صاحب نے یہ بات کی ہے قطر کے حوالے سے. قطر نے جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش بھی کی تھی، اس کے بعد ایران کا ہم نے دیکھا کہ بڑا سخت ریئیکشن آیا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر اس کو جواز بنا کر ایران پر حملہ کیا جاتا ہے تو ایران بھرپور جواب دے گا، اور اس کی مذمت بھی وہ کر رہے ہیں. روس نے جو ہے وہ یہ یہاں تک کہہ دیا ہے، جب غزہ خالی کرنے کی بات ہوئی تو روس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو بلاکس کی ہم بات کیا کرتے تھے وہ اب ایک کھل کر صورتحال سامنے آنا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھیں، تمام سپر پاورز کے اپنے ظاہری بات ہے مفادات ہیں، اپنے انٹرسٹ ہیں ریجن میں. اس وقت بالکل روس جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی کانفلکٹ میں انوالوڈ ہے سیریا کے اندر. یہ جو اتنے عرصے سے سالوں سے لڑائی چل رہی وہاں پہ. دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں بے شک آپ کہیں کہ وہ حماس جو ہے ان کی لڑائی ہے اپنے اسرائیلی کے ساتھ، لیکن میں سمجھتا ہوں نہیں، یہ فلسطینیوں کی لڑائی ہے. حماس تو چلے ایک مین گروپ ہے، اور بھی بڑے پیلسٹینین آرمڈ گروپس ہیں، وہ بھی اس وقت انہوں نے ایک آپ سمجھیں کہ جہاد کا اعلان کیا. وہ تو کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں اسرائیلیوں کے خلاف، آکوپیشن فورسز کے خلاف. تو یہ ایک پیلسٹینین ریزسٹنس ہے، پیلسٹین کی ایک آرمڈ اسٹرگل ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ساری عمر یہ یاد رکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے کہ کس بہادری کے ساتھ پیلسٹینینز نے، دیکھیں تعداد میں کم، اکوپمنٹ میں کم، سب چیز ریسورسز میں کم، لیکن کیسے ویل پلانڈ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے فلسطینیوں کے جو آرم گروپس ہیں، ان کی جو فورسز ہیں، انہوں نے کیسے اسرائیل پہ ایک سرپرائز حملہ کیا، اور انہوں نے ان کو شوق میں لے آئے اسرائیل کو، ان کو اپنے 3 لاکھ ریزروسٹ جو ہیں ان کو موبلائز کرنا پڑا. اور دیکھیں 3 فرنٹ سے، بائی لینڈ، بائی ایئر میں پیراگلائڈرز، پہلے کبھی اس طرح کی ہم نے چیز دیکھی نہیں تھی کہ پیراگلائڈرز آرم ہو کے وہاں پہ انہوں نے بندے اپنے لانچ کیے فائٹرز، اور انہوں نے جا کے پھر وہاں پہ ان کو اسرائیلیز کو مارا اندر گھس کے. اور پھر سمندر سے بھی انہوں نے اسرائیلیز کے تنصیبات پہ اور ان کی پاپولیشن پہ حملے کیے، جب تھرو بوٹس، آرمڈ بوٹس. کہنے کا مطلب یہ کہ اب تو لیبنان کے حزب اللہ وہ بھی جنگ میں آ گئے، اور باقی جو مسلمان جہادی گروپس ہیں وہاں پہ، وہ چاہے وہ عراق میں ہوں، سیریا میں ہوں، اب وہ بھی جنگ میں. برگیڈیئر صاحب، اس وقت جو ملک اس وقت سیز فائر کی بات کر رہے ہیں یا کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جنگ بندی ہو سکے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوششیں کسی حد تک بارآور ثابت ہو سکتی ہیں ایسے وقت میں جب برطانیہ بھی اور امریکہ بھی اس وقت اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ چکے ہیں؟ جو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے، اینٹونی بلنکن جو ہے وہ تل ابیب گئے ہیں، تو یہ کوششیں کس حد تک بارآور ہو سکتی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اتنی جلدی سیز فائر کے لیے وہ نہیں اگری کریں گے، کیونکہ ویسٹ اور یہ تمام یہ جو جن لوگوں کا نام لے رہے ہیں، برطانیہ، امریکہ، فرانس وغیرہ، یہ وہ ان کی ابھی کوشش یہ ہوگی کہ اسرائیل کو کسی طرح فیس سیونگ ملے، اور وہ فیس سیونگ کے ملے جو ان کے ساتھ کر دیا فلسطینیوں نے، کہ وہ خوب دیکھیں نا ان کے پاس ایئر پاور ہے، سپیریئر ان کی جو فورسز کے جو ایکوپمنٹ ہے، تو لہٰذا وہ تو ابھی گراؤنڈ انویژن کی تیاری کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ تمام انہوں نے غزہ کو کتنی ان کے نیبرہڈ کو بالکل فلیٹ کر دیے، کارپیٹ بومبنگ کر کے.
तो वो चाहते हैं कि एक ऐसी सूरत हाल आए जब फलस्तीनी खुद एक किस्म के घुटने टेक दें कि जनाब हम ये जंग नहीं लड़ सकते। मैं समझता हूँ वो दिन नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि बेशक उनका इतना नुकसान हो रहा है, जानी, माली और ये तमाम जो वहां पे ह्यूमन डिजास्टर हो रहा है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इसराइल कमिट कर रहा है, लेकिन वेस्ट ने आंखें बंद की। वो चाहते हैं कि फलस्तीन को मारें और जारी बात है जिन मुसलमान ममालिक ने वहां पे पीस एग्रीमेंट ऑलरेडी इसराइल के साथ किया हुआ है, वो तो यही कहेंगे ना कि कंडेम करेंगे या कहेंगे सीज फायर कर लो ताकि मामला आगे ना बढ़े। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है जब हिजबुल्लाह बीच में आ गया, तमाम पैलेस्टीनियन ग्रुप्स आ गए, इराक के सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाएगा कि जो अरब कंट्रीज हैं, मशरिक़ वस्ता है, डेफिनेटली मुतासिर तो तमाम दुनिया होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर मुल्क जो है वो मुतासिर होगा जंग से। इसके आफ्टर इफेक्ट्स, इसके आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं इन अ शॉर्ट टर्म, इन अ लॉन्ग रन? पहली बात तो ये है कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेज, उनकी जो एक मिथ थी कि वो इनविंसिबल है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो मिथ जो है पैलेस्टीनी ने अपनी बहादुरी से, डिटर्मिनेशन से तोड़ दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है कि जो इस वक्त एक फिजा बन रही थी कि जनाब सऊदी अरेबिया और वो सारे इसराइल के कुछ डेलीगेशन तो एडवांस में सऊदी अरेबिया पहुंच चुके थे कि बस जनाब वी आर वेरी क्लोज टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इसराइल। वो जो ब्रेक थ्रू होने वाला था, जो अमेरिका स्पॉन्सर कर रहा था कि इसराइल का जो असर रसूख जो है वो और आगे तक फैलाया जाए सऊदी अरेबिया तक, और फिर यूएई पे तो ऑलरेडी उनकी डिप्लोमेटिक रिलेशन है। मैं समझता हूँ उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है और फॉर क्वाइट सम टाइम आप देखेंगे इन द नियर फ्यूचर कोई सऊदी अरेबिया के लोग, मुसलमान ममालिक कुछ और जिनमें मिडल ईस्ट के ममालिक हैं जो शायद सोच रहे थे कि वो भी इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेंगे, मेरा ख्याल है अब वो काफी अरसे के लिए पेंड हो जाएगा क्योंकि अभी जब कभी भी सीज फायर होती है उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन होनी है और जो पूरे मुसलमान उम्मा में जो एंटी इसराइल सेंटिमेंट होगा, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट होगा कि इन लोगों ने मिलकर फलस्तीनियों को मारा और जंगी जराइम कमिट किए, तो ये इतनी जल्दी मामला जो है वो सेटल डाउन नहीं होने वाला। ये इसके बड़े दूरस्थ असरात होंगे और बिल्कुल अगर ओआईसी अपना कोई इजलास भी नहीं करती है और कोई, तो ओआईसी का बिल्कुल मामला जो है वो लोगों की मुस्लिम उम्मा की नजर में खत्म हो जाएगा कि इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बंद कर दो ऐसे इदारे का, कोई फायदा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और नजमुल साकिब साहब हमारे साथ थे और गजा इशू के हवाले से बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं कि पेंशन तरमीमी इस्लाहात और स्कूलों की निष्कारी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और पंजाब भर में ये एहतजाज जारी है। पंजाब के तमाम अजला में असातिज़ा ने तालीमी इदारों की तालाबंदी कर रखी है। फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के तमाम अजला में असातिज़ा ने सरकारी स्कूलों की निष्कारी, लिव इनकैशमेंट और पेंशन तरामीम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस मुजाहरे में ख़वातीन टीचर्स की भी बड़ी तादाद शरीक हुई है। फैसलाबाद में असातिज़ा के एहतजाज के बाद समंदरी रोड मैदान जंग बन गया। फैसलाबाद में असातिज़ा और तलबा एहतजाज पर पुलिस ने धावा बोल दिया, जिसके बाद तलबा और पुलिस में शदीद झड़पें भी हुई। क्या सूरत हाल रही ये जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज बताइएगा इस तमाम तर मामले के हवाले से और पुलिस ने किस तरह से एहतजाज खत्म करवाया। शहरोज इबाद से भी इस हवाले से तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। पेंशन तरमीमी इस्लाहात और स्कूलों की निष्कारी के खिलाफ ये पंजाब भर के असातिज़ा हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं और स्कूलों में तालाबंदी की गई है और ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। उनका ये कहना है कि जब तक पेंशन में तरमीमी इस्लाहात नहीं होती हैं तब तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। शहरोज, फैसलाबाद में समुद्री रोड पर यह एहतजाज किया गया, क्या सूरत हाल रही वहाँ पर? देखिए, फैसलाबाद में समंदरी रोड पर आज सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो देखा गया है असातिज़ा तंजीमों की जानिब से, क्योंकि उनके मुतालबात ये थे कि एक तो उनके पेंशन के जो मामलात हैं उनको जो है वो बेहतर किया जाए और जो स्कूलों की निजकारी की जा रही है वो ये फैसला वापस किया जाए। लाहौर में क्योंकि एहतजाज चल रहा था वहाँ पर जो असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया तो उन गिरफ्तार होने वाले असातिज़ा का ताल्लुक फैसलाबाद से था, तो इसलिए फैसलाबाद के असातिज़ा की जानिब से आज जो पुरअमन एहतजाज था वो पुरतशद्दुद एहतजाज की सूरत जो अख्तियार कर गया था। और जो समंदरी रोड पर जो ज़बरदस्त एहतजाज हमने देखा वहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स भी जो है वो अपने असातिज़ा के साथ मिल गए थे, तो इसलिए एहतजाज जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया और पुलिस को जो है वो लाठीचार्ज करनी पड़ी। और ना सिर्फ लाठीचार्ज बल्कि हवाई फायरिंग भी पुलिस की जानिब से की गई। बज़ौर ताकत ये एहतजाज खत्म करवाया गया, ये मामलात हल करने के लिए क्या कोई इस सिलसिले में बातचीत का आगाज नहीं हुआ?
देखिए, मामलात हल करने के लिए किसी किस्म की कोई जो है वो बातचीत का आगाज नहीं हुआ। पुलिस ने जो है वो डंडे के जोर पर यह एहतजाज जो है ख़त्म कराया है। तशद्दुद करके तुलबा पर जो है वो लाठीचार्ज करके यह एहतजाज जो है ज़बरदस्ती ख़त्म किया। ना सिर्फ एहतजाज ख़त्म कराया बल्कि अभी जो है वो 10 अज़ा और एक पुलिस की हिरासत में है, पुलिस के पास ही हैं। तो अभी तक इस तरह के कोई मुतालबात इनके जो है वो कि ना किसी ने सुने हैं और ना ही कोई मुज़ाकरात हुए हैं। इसका मतलब है कि ये एहतजाज अभी तो इन्होंने फिलफौर ख़त्म करवा लिया है, लेकिन सुबह फिर ये शहरोज, एहतजाज अभी जो सूरत हाल है इसमें मजीद शिद्दत आएगी तो लाहे अमल क्या है? असातिज़ा क्या इसी तरह से एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे? स्कूलों की तालाबंदी रहेगी? बिल्कुल ऐसा ही है जी। असातिज़ा ने आज ही ऐलान कर दिया था कि तालीमी बाइकाट है और तुलबा को स्कूलों से निकाल दिया था और ख़ुद भी बाहर आ गए थे और एहतजाज शुरू कर दिया था। तो ये सिलसिला आज ही क्योंकि अनाउंस हो गया था तालीमी बाइकाट का, तो इसको लेकर असातिज़ा तंजीमें जो है वो चलेंगी। कल भी ऐसा ही होगा और मे भी ये भी हो सकता है कि एहतजाज का जो दायरा कार है वो बढ़ जाए और पूरे शहर में जो है वो मुजाहरे होंगे। और यही सिलसिला क्योंकि आज हमने देखा है असातिज़ा की जिस तरह गुस्से में थे सारे मुजाहरीन, उनके स्टूडेंट्स भी। तो ये ना सिर्फ खवातीन मेल टीचर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं बल्कि खवातीन जो है इनकी वो भी सरापा एहतजाज है। आज हमने देखा समंदरी रोड पर किस तरह जो खवातीन एहतजाज कर रही थी उनके मोबाइल फ़ोन पुलिस ने जो है वो छीने और जो है वो नहर में फेंके हैं। तो इस तरह का जो एहतजाज का इस वक्त जो सिलसिला है तो बज़ोर ताकत इस एहतजाज को ख़त्म करवाया गया है, लेकिन डेफिनेटली ये किसी मसले का हल नहीं है। बातचीत करके ही और मुतालबात पर बात करके ही ये मसला हल हो सकता है। ब्यूरो चीफ फैसलाबाद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में तफसीलात से आगाह करे थे। मियां वाली से खबर है जहां गाड़ी नहर में गिरने से लोग गुलकार समेत 7 अफराद जाम बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या मियां वाली के इलाके पक्का घिंजेरा में पेश आया। बेकाबू होकर गाड़ी नहर में जा गिरी जिससे लोग गुलकार शराफत अली बलोच और उनके भाई समेत 7 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब गुलकार शराफत अली शादी की तकरीब में शिरकत के बाद घर वापस जा रहे थे। शराफत अली समेत 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मंसूर खान लोग गुलकार शराफत अली के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बताइएगा, नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, कौन कौन नमाज जनाजा में शरीक था और अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हादसे में जाम बहक मारूफ सराय की गुलकार शराफत अली बलोच के घर के बिल्कुल सामने। शराफत अली खान और उनका भाई और उनके 2 करीबी रिश्तेदार जो कि एक ही घर के एक ही फैमिली के थे, वो उन 4 की जो मैयतें हैं वो यहाँ से निकली हैं और मरकजी ईदगाह में नमाज जनाजा अदा किया गया है जहाँ पर लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है, जिसके बाद जो है उनकी आबाई कब्रिस्तान में तदफीन का सिलसिला भी जारी है। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि सुबह जो है हादसा पेश आया है। शराफत अली खान तरीखैलवी जो है वो एक शादी की तकरीब भुगताने के बाद वहाँ पर अपना म्यूजिकल प्रोग्राम भुगताने के बाद छितरू से वापस अपनी घर की तरफ आ रहे थे कि 3 बजे के करीब घंजेरा पुल पर जो गाड़ी है उनकी वो बेकाबू होकर नहर में जा गिरी थी, जिसके नतीजे में शराफत अली खान समेत 7 अफराद जाम बहक हो गए थे। तो जो रेस्क्यू 1122 है उनके ज़राए के मुताबिक जो है बताया जा रहा है कि ये हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग जो है आ रहे हैं, काफ़ी रश नज़र आ रहे हैं और काफ़ी लोग ताज़ियत करने के लिए वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनमें अहम शख्सियात भी शामिल हैं। जी नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहें और देखें कि ये मामलात किस हद तक जो है वो हल हुए हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।